आप ओशिया से क्यों नहीं टिकट मांग रहे? आप ये तो मांग लो ना, बायोडाटा भेज दो ना, क्या है? नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में। क्यों नहीं? मैं तो नेताओं के हाल जानने में इंटरेस्टेड हूँ, नेता बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या कुछ लोगों के तो हाथ जोड़ता हूँ मैं, उनके, मैंने कहा ना, उनके लिए चाहे डेड बॉडी पड़ी हो और एक मरा हो और 4 मरे हो, इस राष्ट्रीय राजकुमार के ऊपर हमारी सरकार बनते ही राहुल गांधी के ऊपर मैं इनके ऊपर मुकदमा कराऊंगा, और वर्तमान विधायक के ऊपर भी हम लोग मुकदमा कराएंगे। अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएं, तो आप ऐसे बता दो, ऐसे तारीख तय कर दो, हम भी एक आध लाख लोगों को इकट्ठा करके हम भी अपनी ताकत दिखाते। यहाँ जो समीकरण और गुणनखंड और ब्याज और सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सारे के सारे जनता लगाएगी अपना आप। ये वर्तमान विधायक ही अभी नेक्स्ट प्रत्याशी होंगे, वो उनका तो तय है। एक चीज बिल्कुल बहुत पूर्ण ईमानदारी के साथ बताता हूँ, बहराराम प्रत्याशी होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है। मैंने कहा जीवन में मेरी शुरू से ही सकारात्मक सोच ही रही है, ऐसा नकारात्मकता तो मेरे नजदीक ही नहीं फटकती। इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है और बहराराम जैसा दूध बेचने वाला भी ओशिया का विधायक बनता है। दोस्तों, हमारे साथ हैं बहराराम जी सियोल, और राजनीतिक चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो राजनेताओं की जो है जनसभाएं, जनता के बीच में जाना आना वैसे लगातार जारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं तो एक्टिविटीज़ कुछ बढ़ जाती हैं। आज बहराराम जी सियोल यहाँ पर पधारे हैं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है कि आप ये जैसे बवाद गाँव में, एक गाँव और ढाणी में पहुँचे, और धन्यवाद। आपका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस ऐसा चौथे स्तंभ को आप मजबूत करने के लिए ठेठ गांव और ढाणी तक पहुंच रहे हैं। मैं मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से जैसे क्षेत्र के सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप जैसे ही लोग इस लोकतंत्र को आम आदमी तक, आम आदमी की बात का पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, आप जैसे मजबूत आदमी ही ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस हिसाब से अब कुलदीप जी से प्रभारी हैं राजस्थान के अंदर, प्रदेश से प्रभारी हैं, और कल से उनका दौरा चल रहा है। इस दौरे को लेकर बहुत सारे लोग कवास लगा रहे हैं, और ओशिया क्षेत्र के अंदर उनके 3 बैठकें जो है मुख्य बैठकें हो चुकी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, उनको जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी का यथापूर्ण ईमानदारी के साथ में निर्वहन करने के लिए वो पूरे राजस्थान के ही दौरे करेंगे। ओशिया में आए, ओशिया की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, और आम लोगों से मिले, और जो लोगों के अंदर की जनमानस की क्या भावना है, उस भावना को वो एकदम आत्ममंथन और चिंतन करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि वो अपनी जो जवाबदारी दी गई है उसका पूर्ण ईमानदारी के साथ में पूरे राजस्थान के साथ में वो निर्वहन करेंगे। ओशिया की जो जनता है वो अब जो है अपना गणित लगाने लग गई हैं कि बहराराम जी सियोल के यहाँ मीटिंग नहीं हुई, महेंद्र सिंह जी के यहाँ हुई, शंभू सिंह जी के यहाँ हुई, इसका आप किस नज़र से देखते हैं? अब बहराराम सियोल 2013 में विधायक बन गया, आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से 4 साल मंत्री भी रह गया, एक बार जीत गए, 2018 में दोबारा से जैसे चुनाव लड़ लिया, और कुछ जैसे तात्कालिक राजनीतिक समीकरण की वजह से हमारी पार्टी जो है चुनाव हार गई। अब बहराराम जी कुलदीप जी को ऐसा लेके अपने घर नहीं गए या आम बहुत बड़ी मीटिंग नहीं की, ऐसे कयास में मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग इसके राजनीतिक अर्थ, कुछ गणित, और कुछ गणित में भी कुछ जैसे गुणनखंड और समीकरण और चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज के बहुत सारे फॉर्मूले लगा रहे, जिनको लगाने उनको लगाते रहने दो। यहाँ जो समीकरण और गुणनखंड और
ब्याज और सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सारे के सारे जनता लगाएगी अपना आप इसलिए भैराराम सियोड़ आम आदमी के बीच में बैठा है। आम आदमी की जनमानस, ये जनमानस क्या है, केंद्र की, राज्य की बहुत सारी सर्वे एजेंसियां हैं, अपने हिसाब से ही जो कुछ निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा और जो निर्णय लिया जाएगा वो सही निर्णय लिया जाएगा। अब ऐसा ताकत दिखानी हो तो आप ऐसा जब मर्जी कहो, हम भी ऐसा 40-50 हज़ार 1 लाख लोगों की मीटिंग कर दें। यदि आप भी राजी हो कि बैर जी भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाए तो आप ऐसा बता दो, ऐसा तारीख तय कर दो, हम भी 1 आध लाख लोगों को इकट्ठा करके हम भी अपनी ताकत दिखा दें। तो भैराराम जी डाउन टू अर्थ अगर हम कहें तो चेराई हत्याकांड के अंदर जब राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक समर्थक आपस में तुल गए थे, उनको शांत करने का जो काम किया था उसी रवैये पे काम है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जो वर्तमान में और जो विधायक महोदय, वो वर्तमान विधायक हर एंगल पे राजनीति कर रहे हैं, हर एंगल पे। मैं समझ रहा हूँ कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो राजनीति से ऊपर होते हैं, उन विषय में कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवान का मंदिर हुआ, विद्या का मंदिर हुआ, समाज की जाजम हुई, ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। ऐसे मौकों पे ऐसे मानवीय मूल्यों का आदमी की एक पहचान छोड़नी चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति में मानवीय मूल्य जिंदा है। पर जिस हिसाब से आपने जो वहाँ पे खड़े होकर बात बोली थी, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से जब हमने आंकलन किया तो उसके अंदर जो कमेंट आए थे वो ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने मानवता दिखाई तो वो एक भैराराम सियोल थे। अब देखिए, उस घटनाक्रम में जब जो है जैसे ही समझौता वार्ता हुई, उस समझौता वार्ता के बाद में कुछ राजनीतिक दलों के लोग मेरे से मिले थे और मेरे को धन्यवाद विज्ञापित किया कि भैराराम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत सकारात्मक सोच है। तो मैंने कहा जीवन में मेरी शुरू से ही सकारात्मक सोच ही रही है, ऐसा नकारात्मकता तो मेरे नज़दीक ही नहीं फटकती। और जीवन के अंदर मैं आपको एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो व्यक्ति चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र भी क्यों नहीं हो, जिसकी सकारात्मक सोच होगी ना, उसके आपके आसपास में हमेशा कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव ऊर्जा ही मिलेगी, आपको अच्छे संस्कार ही मिलेंगे। यदि मैं चाहूँ कि मैं उसका ये नुकसान कर दूँ और उसका ये नुकसान कर दूँ और ये कर दूँ वो कर दूँ, आदमी के सोचने से कुछ नहीं होगा। आदमी तो अपने जीवन में जितना भला सोचेगा, दूसरों के बारे में अपना तो चिंता ही नहीं करे, अपनी खुद की चिंता तो भगवान अपना आप करेगा। आप दूसरों की चिंता करो, भगवान ने यदि आपको उस योग्य बनाया है तो आप दूसरों की चिंता करो कि मैं कैसे आम जन के लिए कहाँ पर काम आ सकूँ, कहाँ पर इनका काम कर सकूँ, कैसे इनका दुख दर्द बांट सकूँ। यदि ऐसी भावना आपकी रहेगी तो आपका एक जो ना पॉजिटिव एनर्जी वो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में और आपके साथ में वो हमेशा चलेगी और वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। और जिसके दिमाग के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई रहती है या नेगेटिव सोच भरी हुई रहती है ना, एक न एक दिन उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक हिसाब से जिस हिसाब से चेराई का जो कांड है तो उसके बारे में मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब जनता बैठी थी उसके सामने बोला गया कि इस परिवार को कोई मदद नहीं चाहिए, और उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उसी परिवार के लोगों के स्टेटमेंट आया कि हमें तो मदद की ज़रूरत थी, मदद लेने से मना कौन करता। भैया, कुछ लोगों के तो हाथ जोड़ता हूँ मैं, उनके मैंने कहा ना, उनके लिए चाहे डेड बॉडी पड़ी हो और 1 मरा हो और 4 मरे हो,
इस कांग्रेस को तो हमेशा अपनी राजनीति ही करनी है। मैं किसी पुराने प्रकरण का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाओगे। उस प्रकरण में ये कहा था कि मुझे 3 कैबिनेट मंत्रियों से बात करनी है, मुझे डीजीपी से बात करनी है, मुझे चीफ सेक्रेटरी से नीचे मैं बात नहीं करती, ये नहीं करती। उस वक्त तो इतने हवा में उड़ रहे थे, 2018 का कोई प्रकरण था। अब इनको क्यों साफ सूंघ गया जब आपके नेतृत्व में आपकी सरकार है, 4 जघन्य हत्याएं हो गई, आपके मुख्यमंत्री जी आपसे बात नहीं करते, जिला कलेक्टर आपसे बात नहीं करता, आप विधानसभा के सामने एक मजबूर होके आप ये कहते हो कि मैं तो खुद सुरक्षित नहीं हूँ। जब आप खुद सुरक्षित नहीं है तो ओसिया की जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी, ये आप ही जवाब दे दो ना। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप ही विधानसभा में खड़े होके बोल रहे हैं कि मेरे तो खुद की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया। हमला करने वाले कौन, हमला किसके ऊपर हुआ, हमला क्यों हुआ, हमला किस लिए हुआ, इन तमाम बातों को तो खुलासा आपको करना चाहिए। और आप खुद वहाँ खड़े होके मजबूर हो रहे हो कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो आपसे ओसिया की जनता नहीं, राजस्थान की जनता कांग्रेस से क्या उम्मीद करेगी, उसका भी खुलासा आप ही कर दो। ये मेरा उनसे सीधा सीधा आरोप है उन पे कि आप ही खुलासा करो। जब आप खुद ही सुरक्षित नहीं हो तो ओसिया की जनता कैसे सुरक्षित होगी, और जब ओसिया की जनता सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित होगी। और वो तो उदाहरण है सारे पूरे राजस्थान के सामने। सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा हत्याएं, अपराध, गैंग रेप, बलात्कार, चोरियां, पेपर लीक, आपके पेपर लीक, आपके सुसाइड की घटना, ये आप ही की सरकार में हुई है। और कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, एनसीबी का रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज हर एक क्षेत्र में राजस्थान, ऐसा माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में और ओसिया के विधायक महोदय के नेतृत्व में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ रहा है। किसमें? हत्याओं में, लूट में, गैंग रेप में, ऐसा दलितों के ऊपर अपराध में, और ये तो किसानों की आत्महत्याओं में, और 17 पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार, सारे के सारे। और आपकी सरकार कर क्या रही है? आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। ये कांग्रेस की तो स्थापना ही धोखे से हुई है। 1885 में एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। 1885 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना बिल्कुल धोखे से हुई है। और कांग्रेस का दूसरा पर्यायवाची शब्द में बोलूं कांग्रेस, तो ये धोखेबाज पार्टी है, 1 नंबर की। अच्छा, आप ये कहेंगे कि भाई बिहार जी आप ये ऐसा इतना नहीं, आपके पास क्या एविडेंस है? इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते? हाँ, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ ना। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पोकरण के अंदर आके सभा की, जोधपुर में की, इधर साचौर में की, इधर आपके सीकर में जो इनके ये जो राहुल गांधी जी ने जो सभा की, उसमें इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि मैं 10 दिनों के अंदर, जो होते हैं ना फिल्मी गाने, उनकी तर्ज पे 1 2 3 4 5 ऐसे बोल के कहा 10 दिनों में संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दे। मैं तो, हमारी जो सरकार आएगी ना, तो सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कराऊंगा। और हमारे तो अभी भी हो सकता है, सरकार के इंचार्ज नहीं, हमारे नहीं, अभी तो ये इनकी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, ये खुद मेरे पे मुकदमा करवाते हैं। ये तो मेरे पे, यहाँ के वर्तमान विधायक ने तो मेरे पे एक झूठा मुकदमा कराया, और मैं यदि पुलिस थाने में जाऊँगा, मेरा एक मुकदमा दर्ज करो, बोल नहीं करते हैं। बोले साहब आपका मुकदमा दर्ज, कानून व्यवस्था तो स्टेट का ऐसा सब्जेक्ट है, और हमारे को भी पता है ये नहीं करते। कांग्रेस के इस राष्ट्रीय राजकुमार के ऊपर हमारी सरकार बनते ही राहुल गांधी के ऊपर मैं इनके ऊपर मुकदमा कराऊंगा, और वर्तमान विधायक के ऊपर भी हम लोग मुकदमा कराएंगे कि आपकी ऑडियो वीडियो देख लो, लंबे लंबे हाथ किए, संपूर्ण किसानों का संपूर्ण खर्चा माफ कर देंगे। उस वक्त आपके मुंह में किसी ने कोई चॉकलेट डाल के रखी थी कि आप ये तो झूठ बोल रहे हो। आपको बोलना था ना, कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करेंगे।
जो कोऑपरेटिव के कर्जे थे, और कोऑपरेटिव में अपने को पता ही नहीं कि आदमी जमे हुए शुरू से लेके अंत तक। न तो नया मेंबर बनाते, नए मेंबरों को लोन देते, आप ही के आदमी थे, आप ही के आदमी को फायदा देना था। अभी तो आने दो, सरकार आने दो, इनके कोऑपरेटिव में भी बहुत बड़े बड़े घपले हैं, इतने बड़े घपले हैं। आप 2 दिनों के हमारे समय में 2 दिनों में हमारी विधानसभा स्थगित हुई, किसानों के बीच में हम गए, 84 करोड़ रुपए का मुआवजा अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का हमने ओडिशा की जनता को दिलाया। मैं वर्तमान विधायक के ऊपर और कांग्रेस सरकार के ऊपर यह सीधा सा आरोप लगा रहा हूं कि ओडिशा की जनता को आपने 84 रुपये भी, 81 ग्राम पंचायत है, 81 रुपये ही कटे, दिया कटे। आप बोल रहे हो कि सरकार आने दो, उस पार्टी की सरकार कैसा आएगी जहां पूर्व विधायक से माइक छीना जाता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री को साइड में किया जाता है? क्या सरकार आ सकती है भाजपा की? भाई साहब, आप कहाँ पे चले गए? मैं गया तो सही। इनके जनता विश्वास कर सकती है इस पर? इनके मुख्यमंत्री अपने डिप्टी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए भेज रहे हैं। वो सवाल तो आप मेरे से नहीं पूछ रहे। पर कहीं ना कहीं भाजपा में भी तो ये इनके मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज रहे हैं, और वहां 2-2 महीने तक सूर्यगढ़ में बैठे हुए ये तो डिस्को डांस कर रहे हैं, उनसे तो आप नहीं पूछ रहे हो। जब वो मिलेंगे, जो है जयपुर के अंदर बैठे हुए, उनसे तो आप नहीं पूछ रहे। जब वो मिलेंगे, अब आपकी पार्टी का सब्जेक्ट है। हमारे वहाँ कोई माइक वाइक नहीं छीन रहे थे, वो तो एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम खराब हो गया उसको। सर वो तो रिकॉर्डेड वीडियो है। अरे वो तो ठीक कर रहे थे, सारे भी रिकॉर्ड में। ऐसा देखिए ये मीडिया वालों की बनाई हुई बात है, और राष्ट्रवाद मीडिया वालों की नहीं सर, मैं खुद वहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ। आप एक चीज जो कह रहे हैं, जो आपका गंभीर विषय है, आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को साइडलाइन, ये कौन से मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को। ये तो कहाँ पर किया साइडलाइन? जो उनको तवज्जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन तो अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, पर पार्टी भी तो नजरअंदाज में तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और अभी भी है, वर्तमान में भी है, आगे भी रहेंगे। पार्टी के वो हमारे सम्मानित नेता है। जयपुर में आप भी गए थे, उनकी जो कुर्सी थी वो खाली थी, नहीं आए। अब वो क्यों नहीं आए? हो सकता है उस दिन उनका कोई जरूरी घरेलू कोई काम हो गया होगा, उन्हीं से पूछना। राजनेता का परिवार, तो उनके बारे में क्या कहूँ? राजनेता का परिवार फर्स्ट पार्टी मानते हैं। अरे तो वो तो है ना, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता मना कर रहा है कि वो प्रथम व्यक्ति नहीं है? वो तो प्रथम व्यक्ति है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी सम्मानित नेता है, 2 बार ये तो मुख्यमंत्री रही है और केंद्र में मंत्री रही है। जिस हिसाब से बैराम जी छोड़िए पूरे राज्य की, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर 2 अलग जगह पे पार्टी होती है, वो भी अपने आप को दावेदार मानते हैं। क्या बैराम जी श्योर हैं कि मुझे पार्टी वापस मौका देगी? देखिए, मैंने ये बात 2018 में भी जब पार्टी के पर्यवेक्षक रणकपुर में पहुंचे थे, तो टिकट मांगने वाले 20-25 ही थे। बोला जी ओडिशा के एमएलए कौन कौन बनेंगे? सबने हाथ खड़े किए जी, मैंने तो उस वक्त भी 2018 में भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो मेरे से वहाँ माननीय वी सतीश जी ने पूछा कि आप अभी वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री है। मैं आज तक तो हूँ, तो आगे आप प्रत्याशी नहीं है। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? निर्णय पार्टी को लेना है कि मैं प्रत्याशी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कि उसका फैसला तो पार्टी करेगी ना। अब मैं अपना आप ही दूल्हा बन जाऊं तो उसके लिए तो फिर वो बारात जंगल में ही घूमती रहती है। अगर दुल्हन ढूंढे दूल्हा बन जाए तो बारात जंगल में ही घूमेगी, इसका मतलब। देखिए इस चीज का फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड करेगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। 200 सीटों के ऊपर प्रत्याशी का चयन जो है वो पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप भी एक ये चैनल चला रहे हो, मेरी एक आपको ये तो राय है, आप ओशिया से क्यों नहीं टिकट मांग रहे? आप ये तो मांग लो ना, बायोडाटा भेज दो ना, क्या है?
नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में। क्यों नहीं? मैं तो नेताओं के हाल जानने में इंटरेस्टेड हूँ, नेता बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ इधर भी भाग्य आजमा लिया करो कभी कभी। ये तो चैनल तो मैं तो भाग्य आजमाने वालों की रणनीति और उनके दिल के जो दर्द है वो जानने का इच्छुक हूँ। हमारा दर्द है ही नहीं, इसलिए हम दर्द आपको क्या बताएं। हमारे को तो खुशी है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है और भैराराम जैसा दूध बेचने वाला भी ओशिया का विधायक बनता है। ये तो पूछने में भूल हो गई होगी या मेरे बताने में भूल हो गई होगी, क्योंकि मैं क्या दूसरा में कम या कम निकालता हूँ। मैं भी बोलते बोलते भूल जाता हूँ। क्या ऊपर चुनाव है और ऐसा बहुत सारी ऐसा है इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी 4.5 साल हो गए। 4.5 सालों के अंदर जिस सिस्टम से कांग्रेस के वर्तमान विधायक ही अभी नेक्स्ट प्रत्याशी होंगे, वो उनका तो तय है। आपड़ी का तय नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई तय नहीं है। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल बहुत पूर्ण ईमानदारी के साथ बताता हूँ, भैराराम प्रत्याशी होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व है, इस बात को तय करेगा कि ये कौन ओशिया का प्रत्याशी होगा। और उसमें हमारे को जो सर्वोच्च नेतृत्व निर्णय लेगा उसमें हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठे हम उसमें सहमत हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मैं 4.5 सालों का ये बता दूं कि कांग्रेस के राज के अंदर हर एक विभाग का हाल जान लो। पेयजल की सारी व्यवस्थाएं तहस नहस होकर रखी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की JJY PhD की सारी ट्यूबवेलें खराब है। एक आदमी 1,000 2,000 रुपए के टैंकर खरीद के पानी पी रहे हैं। पंचायतों के पास में अधिकार नहीं है, इसको डिपार्टमेंट के पास में ट्रांसफर कर दिया है। एक छोटी सी केबल, एक पाइप डोंगड़ो लागे नहीं तो ही कहीं ग्राम पंचायत लगा नहीं सके। त्राईमाम मचा हुआ है। और जो JJY और PhD की ट्यूबवेलें खराब है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पेयजल की व्यवस्था है सारी चौपट हो रखी है। जो आपके जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसा राजस्थान सरकार को हजारों करोड़ का जो बजट दिया है, वो बजट खर्च करने में भी राजस्थान सरकार सबसे पिछड़ी है। जल जीवन मिशन के तहत में जितने SR जो टंकी आई है, उन टंकियों की घोषणा करके वर्तमान विधायक वाह वाही लूट रही है। पैसा केंद्र सरकार का और वाह वाही हमारी वर्तमान विधायक लूट रही है। शिक्षा के अंदर अब एक मैंने कल ही आदेश देखा है, जानबूझ के 70 से 80 BLOs को अपने जो फेवर के हैं उनको अपनी मनपसंद की जगह लगाएं कि ये BLOs के सारे मैं चुनाव जीत जाऊंगी। और इस वर्तमान विधायक ने तो इतना एक गलत काम किया है, लोकतांत्रिक। प्रत्येक BLO को घर पे बुला के धमकाया है और उसको ये कहा है कि मेरे लिए बूथ पे वोटर लिस्ट लेके जाओ। उस वोटर लिस्ट पे जो नाम लिखा हुआ ना, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है और मोबाइल नंबर क्या है, वो डाटा सारा इकट्ठा करवाया है। और प्रत्येक BLO को धमकाया है कि आप मेरे लिए इतने वोट दिलवा देना, नहीं तो मैं आपको देख लूंगी। अब इस प्रकार का जो भय और भ्रष्टाचार का जो वातावरण वर्तमान विधायक ने जो फैला रखा है, आपने 4.5 साल के अंदर कौन सा एक काम किया? किसान बिजली के लिए रो रहा है। आज एक ग्राम पंचायत के अंदर जिनके कृषि कनेक्शन है ना, उनके 25 से लगभग 50 लोगों के पंप और आपके जो बिजली की मोटर है ना, वो आपके कम वोल्टेज मिलने से फूक गई है, जल रही है। किसान MD ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। एक किसान को बाबड़े को 25 से 50 हजार रुपए किसान को नुकसान हो रहा है उस मोटर को और पंप को ठीक कराने के लिए। वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, घरेलू बिजली आपकी मिल नहीं रही है, बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए। जो 100 यूनिट और 200 यूनिट का जो आपका फ्री का जो झुंझुना है, वो आप कब शुरू कर रहे हैं? जब पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा राजे जी ने 1,000 रुपए का 833 रुपए के जो बिलों के अंदर ही सब्सिडी दे रहे थे, वो आपने बंद कर दी। आपने किसान हित में कौन सा एक काम किया? एक काम करता आप ऐसा बता दो। बिजली आप दे नहीं रहे हो, न घरेलू दे रहे हो, न कृषि दे रहे हो, और जो बिजली आप दे भी रहे हो ना, उस इतने घटिया वोल्टेज दे रहे हैं कि सारे किसानों के अंदर छोटा मोटा कोई बिजली की चक्की है वो भी जल रही है, कोई बिलोन वाली मशीन है वह भी बल रही है, बिजली का तार बल लिया है। और जगह जगह
पिछले साल जगह जगह बिजली के तंत्र में जितने तार जो झूल रहे थे, कितने खेतों में गिर गिर के कितने खेतों में इनकी फसलें जली। और इन 4.5 सालों में 1 रुपया का भी यदि आपने कोई मुआवजा यदि बांटा हो तुम, या जैसे मुझे बताओ, 15 से 20 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या इस बात के लिए की कि आपकी सरकार की झूठी घोषणा के ऊपर भरोसा कर लिया कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। बैंकों ने कुर्की का नोटिस निकाला और उन कुर्की के नोटिस ने जो बैंकों के रिकवरी एजेंट थे, उन एजेंटों ने किसानों को धमकाया कि या तो आप पैसा भरो, नहीं तो आपकी जमीन कुर्क हो जाएगी। अपने इज्जत को बचाने के ऐसा वास्ते ऐसा किसी ने अपनी पगड़ी को खेजड़ी के ऊपर लटका के फांसी का फंदा बना के उसने ई लीला समाप्त की। कोई जाके नहर में गिरा। चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है और बैरराम जी जैसा दूध बेचने वाला भी विधायक बनता है। इन्हीं भाव के साथ बैरराम जी सियोल जो है हमारे साथ।